नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं इस पर चर्चा किया था, लेकिन उस रासायनिक समीकरण संतुलित करने में कुछ कमियां थी। उस कमियों को दूर करने के लिए आगे चल के रसायनज्ञों ने बहुत सारी संशोधन किया था। जैसे अगर हमने रासायनिक समीकरण लिखा तो हमको यह पता नहीं चल पा रहा था कि कौन जो है लिक्विड है, ठोस है या द्रव है, कब गैस बन रहा है और कब अवक्षेप बन के तली में बैठ रहा है। तो इनको दूर करने के लिए बहुत सारे संशोधन किए गए। तो आइए आज हम रासायनिक समीकरण की जो कमियां थी उनको दूर करने पर चर्चा करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि अभिकारक जो है और उत्पाद जो है उसको कैसे लिखते हैं। तो हमने बताया था कि एक साइड क्या करते हैं, अभिकारक को लिखते हैं और दूसरे साइड उत्पाद को लिखते हैं, और उनको दोनों को अलग करने के लिए तीर का निशान लगाते हैं, और उत्पाद को ही और क्रियाकारक को लिखने के लिए उनको हम प्लस चिन्ह के द्वारा अलग करते हैं। लेकिन जब हम समीकरण लिख रहे होते हैं तो उसमें यदि उत्प्रेरक का उपयोग हुआ हो, यदि उनको गर्म किया जा रहा हो, या उसमें कोई तनु जो है या कॉन्सेंट्रेट विलयन का प्रयोग किया गया हो, इनके बारे में हमने कल चर्चा नहीं किया था। तो आइए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो गलतियां थी उनको दूर करने के लिए क्या किया गया। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं मोल संकल्पना पर भी एक चर्चा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक समीकरण की जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किया गया। तो हम पहला चर्चा करते हैं कि सबसे पहले क्या दूर किया गया। तो सबसे पहले यह था कि हमारा जो अभिकारक था और उत्पाद था वो क्या बन रहा था, यह नहीं दर्शाया गया था। तो आगे चल के इन समीकरण में यह दर्शाया गया कि यदि उनको किसको जो प्रोडक्ट लिया जा रहा है उनको किन से दर्शा दिया जाए, सॉलिड को ठोस, लिक्विड को एल से और गैस को जी से दर्शा दिया जाए। तो इनसे क्या होता कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो क्लियर हो जाता। जैसे कोई समीकरण है, मान ले जाए अगर आपने ऐसा लिखा 2H2 प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, और यहां पर हमने एक क्रिया लिख दिया, देखो ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। और मैंने कल आपको एक चीज बताया था दोस्तों कि हमको जो प्रकृति में पाया जाता है, कुछ प्रोडक्ट हैं जो पाया जाता है, उनको हमें जानना ही पड़ेगा, तभी हम कोई रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब जैसे किसी को बोलोगे अरे भाई जा चाय बना के लाओ, तो बोलता है नहीं मैं शक्कर को नहीं जानता तो मैं चाय नहीं बना सकता। अरे भाई, आपको शक्कर को जानना पड़ेगा, आपको पानी को जानना पड़ेगा, आपको चाय कैसे बनाता है उसके लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसको जानना पड़ेगा, तभी तो आप चाय बना पाओगे। उसी प्रकार कुछ जो तत्व हैं, कुछ जो यौगिक हैं, कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे जल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बहुत सारे चीज हैं जो हमको पता होने चाहिए, तभी हम कोई रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। तो जैसे देखो H2O है, ये देखो H2 है और ये O2 है, ये दोनों मिला के क्या बनाएगा, तो ये जल बनाएगा। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब बोलेगा कि ये भी हमको नहीं पता है, तो ये तो करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये H2 है। अब कल के रासायनिक समीकरण जो हमने पढ़े थे उसमें ये नहीं बताया गया था कि कौन क्या है। तो आज इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ संकेत दिया गया है। यदि वो ठोस है तो उनको किससे दर्शाना है, एस से दर्शाना है, सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, एस से दर्शाएंगे तो ठोस हो जाएगा, और एल से दर्शाएंगे तो लिक्विड हो जाएगा, और यदि जी से दर्शाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आ जाओ, हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है, हमेशा ये गैस रूप में पाया जाता है, तो यहां पे जी लिख देंगे। ऑक्सीजन भी किस रूप में पाया जाता है, ये भी गैस रूप में पाया जाता है। और ये किस रूप में पाया जाता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो कौन से रूप में पाया जाता है, ये लिक्विड रूप में। तो देखो कल जो हमने गलतियां थी, मतलब कल जो गलतियां हो रही थी उनको दूर कर लिया गया है। जो रासायनिक समीकरण लिखा जाए उसमें इस प्रकार के संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ गलतियां देखते हैं, जैसे हम लोग कल जब प्रोडक्ट ले रहे थे तो हमको ये पता नहीं होता था कि कोई जो विलयन जो लिया जा रहा है वो कॉन्सेंट्रेट है कि तनु है। तो उनको लिखने के लिए भी एक दूर कर दिया गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे हमने अभिकारक ले लिया, जिंक लिया और ये HCl लिया, ये देखो, तो इनसे क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा।
ZnCl बनेगा, ऐसा बनेगा, और ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें देख लो, यहां पर ये जिंक है, जिंक तो चूर्ण होता है, अब यहां पर जिंक क्लोराइड बन गया और ये हाइड्रोजन बन गया, ये गैस है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कल जो हमने पढ़ा था उसमें क्या हमने देखा था कि इसको किसी प्रकार का कॉन्सेंट्रेट तनु लिखा गया था? नहीं लिखा गया था। तो देखो इसमें क्या करा गया, आज इनको लिख दिया गया है। मतलब कोई भी विलयन जिस रूप में उपयोग हो रहा हो तो उस समीकरण के साथ में उसको लिख देना चाहिए। जैसे कॉन्सेंट्रेट है तो यहां पर कॉन्सेंट्रेट विलयन लिख देना चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया है कॉन्सेंट्रेट सांद्र। ठीक है, इनको भी दूर कर लिया गया। आगे चल के तीसरा क्रम यह दूर किया गया था कि यदि कोई प्रोडक्ट जो है गैस बन रहा है तो क्या इसमें हमने कहीं पे देखो लिखा है? नहीं लिखा है। यदि वो गैस है तो हमको तीर का निशान ऊपर की ओर जाते हुए दर्शाना चाहिए। जैसे मान ले जाए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, अभी और बताऊंगा, तो ये क्या बनेगा, CaO। मैंने कल ये सूत्र बताया था दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। CaO ये क्या होता है, चूना का सूत्र होता है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये CaO बनेगा। तो देख लो, मैंने कल रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाया था, इधर और इधर, तीर के निशान के उस पार और तीर के निशान के इस पार के वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे कैल्शियम एक बार है, कार्बन एक बार है और ऑक्सीजन कितने बार है, 3 बार है, तो टोटल उधर भी उतने बार आना चाहिए। तो देखो कैल्शियम एक बार हो गया और ऑक्सीजन एक बार, तो इसमें क्या बच गया है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 बार बच गया है, मतलब CO2। तो यहां पे कमियों को दूर कैसे किया गया, तो ये देखो ये क्या बन रहा है, CO2, ये क्या है, गैस है। तो जो गैस बने उस पर तीर का निशान इस प्रकार ऊपर की ओर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से भी हमको इस समीकरण में स्पष्टता हो जाती है कि यहां पर क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। दोस्तों एक और चीज, यदि इसी में चौथा बता देता हूं, ये तीसरा है, इसी में चौथा, यदि किसी रासायनिक समीकरण को गर्म किया जा रहा है, ध्यान से सुनिए, यदि किसी रासायनिक समीकरण को गर्म करने से वो अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस समीकरण में जहां पे तीर का निशान लगा है उसके ऊपर में ऐसा संकेत बस लगा देना चाहिए। इसका मतलब होता है कि समीकरण जो है केवल गर्म करने से संपन्न हो रही है। तो इसका मतलब होता है गर्म करना। ध्यान दीजिएगा, ये गर्म करने का संकेत दर्शाता है, ऐसा लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि समीकरण को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। दोस्तों ये तो गैस की बात होगी। अब मान ले जाए कोई अवक्षेप बन रहा है। अब अवक्षेप किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तली में बैठ जाए, ऊपर में ना तैरे, तली में बैठ जाए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। यदि अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप बने तब उसको हमें कैसे दर्शाना चाहिए, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है, बेरियम क्लोराइड है, प्लस यहां पर H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से देख सकते हैं आप लोग, ये हो जाएगा BaSO4, और ये जो प्रोडक्ट अंदर में दिख रहा है इतना अलग हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे हाइड्रोजन 2 बार आया है और ये भी Cl कितने बार आया है, 2 बार। तो ये क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कितने बार बनेगा ये, 2 बार। तो ये जो इनके साथ बन जाएगा तो ये हो जाएगा BaSO4 और प्लस 2HCl। ये देखो ये कंप्लीट हो गया है। यहां पर जो जितनी मात्रा में होता है, जो तत्व जो है उतनी मात्रा में उधर भी होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो, कल मैंने बताया था, उसमें स्पष्ट रूप से आपको समझ आ गया होगा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। देखो हाइड्रोजन कितने बार आया है, इधर पूरा टोटल गिन लेंगे तो 2 बार, तो इधर भी देखो हाइड्रोजन 2 बार आ गया है, क्लोरीन इधर 2 बार आया है तो उधर भी 2 बार आया है, बाकी सब तो आपको समझ आ गया है, देखो कितना बार आया है। अब ये जो बन रहा है प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, यही क्या है, ये अवक्षेप है, ये तली में बैठ जाता है। तो जो तली में बैठ जाता है, जो अवक्षेप होता है, उसको तीर का निशान नीचे की ओर बना देना चाहिए। इनसे हमारी रासायनिक समीकरण की एक और कमियां दूर हो गई। हमको समीकरण को देखने से स्पष्ट समझ आ जाता है कि ये क्या बन रहा है, एक अवक्षेप बन रहा है जो तली में क्या हो रहा है, बैठ रहा है। आगे चल के एक रासायनिक समीकरण यदि वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, उत्क्रमणीय किसे बोलते हैं, जो दोनों दिशाओं में होता है। आपने भौतिकी की एक अभिक्रिया सुना होगा, जैसे जल से क्या बनता है, जल क्या बनता है, अगर उनको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, भाप बनेगा।
उनको ठंडा करेंगे तो जल बनेगा, जल को और ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। लेकिन ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भौतिक अभिक्रिया है, हमको रासायनिक अभिक्रिया देखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऐसा कोई चीज है जिनको क्या करें, दोनों को मिलाएं तो कोई प्रोडक्ट बने, और उन दोनों को पृथक करें तो पुनः वही चीज प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों दिशाओं में चलता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन जो है गैसीय रूप में पाया जाता है, और ये होता है हाइड्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन तो हमेशा इस रूप में पाया जाता है, मात्रा इसकी इतनी है, तो ये बनता है NH3 बनता है। अब ये देखो क्या इनकी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है, नहीं हुआ है। ये देखो हाइड्रोजन कितने बार आया है, 6 बार, इसमें तो अभी 3 ही बार लिखा है, और नाइट्रोजन कितने बार आया है, 2 बार। इसका मतलब ये है यदि इनके सामने 2 लिख दिया जाए तो ये समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो है ना उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब ये जो अभिक्रिया वो दोनों दिशा में चलता है। मतलब यदि ये अभिक्रिया है तब इसको सिंगल तीर का निशान द्वारा नहीं दर्शाते, इसमें 2 तीर का निशान लगाना है। कैसा, एक तीर का निशान इधर जाएगा और एक तीर का निशान इधर आएगा। क्यों, क्योंकि यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलता है, ऐसा भी चलता है और ऐसा भी चलता है, ठीक है। मतलब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, और इन दोनों को यदि हम पृथक करेंगे तो हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पुनः मिल जाएगा। जिस प्रकार यदि आप पानी को क्या करते हो, गर्म करते हो तो भाप बनता है, और भाप को यदि हम क्या करें, ठंडा करें तो हमें पुनः क्या मिल जाएगा, पुनः पानी मिल जाता है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, ये होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी प्रकार यदि किसी अभिक्रिया में, इसी में बता देते हैं, यदि कोई अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई अभिक्रिया है जो किसी निश्चित ताप पर अभिक्रिया होता है और निश्चित दाब पर होता है, तो उस ताप और दाब को जो समीकरण दिया हो, जैसे ये जो समीकरण है, अगर इनको हम एक दिशा में कराएं तो ये जो है 200 एटमॉस्फेयर दाब पर होता है दोस्तों, तो इसको तीर के निशान के ऊपर और नीचे लिख देना चाहिए। ये 200 एटमॉस्फेयर है, ध्यान दीजिएगा, एटमॉस्फेयर है, एटीएम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, और 450 अंश सेंटीग्रेड पर ये घटता है, ठीक है। तो क्या समझ आया इसका मतलब, यदि कोई निश्चित ताप और दाब पर कोई घटना घट रहा है तो उसको हमें रासायनिक समीकरण के कहां पे लिखना चाहिए, जो तीर का निशान बनता है उसके ऊपर और नीचे हमको ताप और दाब को लिख देना चाहिए। इससे भी हमें समीकरण जो है स्पष्ट हो जाता है कि ये जो अभिक्रिया है 200 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर और 450 अंश सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि कोई समीकरण जो है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रहा हो तो उत्प्रेरक को भी कहां लिखना चाहिए, तो तीर के निशान के ऊपर में उत्प्रेरक को लिखना चाहिए, यदि कोई उत्प्रेरक का उपयोग हो रहा हो तो। अब दोस्तों उत्प्रेरक किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी क्रिया को संपन्न करने में सहायता प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, वो केवल रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में सहायता प्रदान करता है। जैसे आप लोग छत में चढ़ना है, आपको मान लिया जाए तो छत में चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी चाहिए, बांस की जो सीढ़ी होती है, लोहे की सीढ़ी होती है, उसको आप कहीं से लाओगे और वहां पे लगाओगे और आप चढ़ोगे, तो क्या सीढ़ी भी चढ़ा आपके साथ, नहीं चढ़ा। सीढ़ी ने क्या किया, केवल आपको सहयोग प्रदान किया है, सीढ़ी नहीं चढ़ता है, हम सीढ़ी में चढ़ते हैं छत चढ़ना है तो उसी प्रकार जिस प्रकार सीढ़ी जो है केवल चढ़ने में मदद करता है, उसी प्रकार उत्प्रेरक का काम क्या है, केवल किसी अभिक्रिया को संपन्न होने में मदद करना है, वो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मान ले जाए हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है, जैसे ऐसा ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं आपको पता है ना, ये एल्काइन कहलाता है। यदि इनको हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाए, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन से, तो ये क्या बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन, देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2, कार्बन 2, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है। अभी देखो डबल बॉन्ड है, सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इनके साथ क्रिया करेगा, क्या बनेगा, ये हो जाएगा H2C, अभी डबल बॉन्ड हो जाएगा, इनके बारे में और विस्तार से बताया जाएगा। तो ये देखो यहां पर क्या हो गया, CH2 हो गया, तो ये हाइड्रोजन क्या इसमें आसानी से जुड़ जाता है, नहीं जुड़ता है दोस्तों। इसके लिए आवश्यक है कि किनकी उपस्थिति में इस क्रिया को कराया जाए, तो इसके लिए आवश्यक है निकिल होना चाहिए और प्लेटिनम, ये दोनों की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या होता है, संपन्न होता है।
तो ये जो प्रोडक्ट आपको जो दिख रहा है यही क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। और इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही ये क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो क्या समझ आया? रासायनिक समीकरण में तीर का जो निशान बना होता है, देखो यहां पर जो तीर का निशान बना है उसके ऊपर में उत्प्रेरक को लिखना चाहिए, जो उस क्रिया को संपन्न करने में क्या करता है? मदद करता है। तो आइए दोस्तों, इतना तो पढ़ लिया हमने कि आज जितने भी प्रकार के रासायनिक समीकरण में जो त्रुटियां थी, जो गलतियां थी, उसको हमने दूर करने का प्रयास किया आज के जो वीडियोस में। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताने के लिए बोला था शुरू में, ये मोल क्या होता है? मोल। तो जब आप किसी मार्केट में जाते हो और 1 दर्जन केला मांगते हो, तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? मात्रा से है, मात्रा। अगर हम 1 दर्जन मांगते हैं तो उसमें 12 नग कोई पदार्थ होता है, ठीक है? अगर हम 1 दर्जन केला मांगे तो 12 नग होता है। उसी प्रकार रसायन विज्ञान में रसायनज्ञों ने, जो हमारे रसायनज्ञ है, केमिस्ट जो है, उन लोगों ने अणुओं को, परमाणुओं को या आयन को नापने के लिए जो इकाई बनाया, जैसे हमने केला लिया तो 1 दर्जन बोल दिए, सैकड़ा तो 100 होता है। उसी प्रकार इतने चीजों को, मतलब अणु, परमाणु और आयनों को नापने के लिए जो इकाई का प्रयोग किया गया उसको मोल बोलते हैं। तो 1 मोल में कितने अणु होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 1 मोल में जितने अणु होंगे या जितने परमाणु होंगे या जितने आयन होंगे उसे ही क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। तो 1 मोल में कितने होते हैं? ये देखो, 1 मोल बराबर होता है 6.2 क्रॉस गुणित 10⁻23। समझ आया? इतने कण होंगे। अब एक कण का मतलब क्या है? ये अणु भी हो सकता है, ये परमाणु भी हो सकता है, और ये और क्या हो सकता है? आयन भी हो सकता है। मतलब 1 मोल में इतनी जो कण है होंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। और इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही एवोगैड्रो संख्या बोला जाता है। ठीक है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, इनको हमेशा आपको क्या करना है? याद रखना है कि ये क्या है? एक एवोगैड्रो संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और रासायनिक समीकरण में अब किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।